नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में हम आपसे बात कर रहे थे गांधी युग। चूँकि गांधी जी भारत आने के पहले गांधी जी विदेशों में तमाम अपना जलवा बिखेर चुके थे, तमाम जगह आंदोलन कर चुके थे और कैसरे हिंद की उपाधि भी पा चुके थे। ब्रिटिश सरकार ने दिया था उन्हें, इसलिए उनका नाम मशहूर था। जब ये भारत आए, 1915 में भारत आया, हमने बताया था। तो जब गांधी जी भारत आए तब भारत में अंग्रेजों का शासन था उस समय। और जब ये भारत आए तो ये अंग्रेजों के फेवर में ही थे। क्यों? क्योंकि इनको पता नहीं था कि यहाँ अंग्रेज क्या कर रहे हैं। तो जब ये भारत आए तो सिलसिलेवार से क्रम से इनके आंदोलन हुए। मैं उन्हीं सभी आंदोलनों के बारे में आपको बताऊंगा। तो आइए नज़र डालते हैं। जब ये 1915 में भारत आए, उसके बाद पता चला कि जो है एक जगह चंपारण थी। तो चंपारण में 19वीं शताब्दी के शुरुआत से ही अंग्रेजों ने ये एक नियम लगा दिया था कि 20 हिस्से में से, खेत 1 बीघा अगर होता है तो उसमें 20 बिस्वा होता है, तो 1 बीघा यानी 20 हिस्से में से 3 हिस्सा आपको नील की खेती करना ही करना है। और इसी को 3 कठिया जो है नियम कहते हैं। तो 3 कठिया नियम अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी के शुरुआत में ही लगा दी थी। कहानी सुनिए, उसके बाद हम चलते हैं। आंदोलन पर पहुंचने के पहले की कहानी हम आपको बता रहे हैं। तो जब 3 कठिया प्रणाली लगा दी अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी के शुरुआत में, तो 3 हिस्से पर किसान नील की खेती करने लगे, जबकि जबरदस्ती करते थे। उनकी खुशी नहीं थी। नील की खेती करने से उस जमीन वहां की बंजर हो जाती थी, जमीन को नुकसान होता था, मिट्टी को नुकसान होता था, लेकिन और किसानों को मजदूरी भी कम देते थे। लेकिन ये नियम लगा दिया था कि 20 हिस्से में 3 हिस्से पर आपको करना ही करना है नील की खेती। मजबूरी में किसान करते थे, उनको जो भी अपने मन माफिक अंग्रेज मजदूरी दे देते थे, डर के मारे करना पड़ता था उनको। अच्छा, तो उसी बीच 19वीं शताब्दी के शुरुआत से चलते चलते अंत तक जब आ गया, 19वीं शताब्दी का अंत आ गया जब, तो आधुनिक चीज हो गई। यूरोपीय देशों में आधुनिक चीज हो गई। जो कलर लगाते थे वहां कपड़ों पे, वो रासायनिक अपना खुद बनाने लगे। तो नील की खेती इधर गिर गई। तो किसान भी चाहते थे कि नील खेती ना करना पड़े। तो जब अंग्रेजों ने देखा कि किसान नील की खेती नहीं कर रहे हैं, तो अब चूंकि उनकी भी मंशा थी भारतीय किसानों की कि नील की खेती ना करना पड़े, तो नील की खेती जब नहीं करते थे ये, तो किसान थोड़ा खुश होने लगे। लेकिन अंग्रेज वहीं पर उनको देख के जलने लगे। उन्होंने कहा कि करिए खेती चाहे ना करिए, आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। ठीक? तो जबरदस्ती काम होने लगा। अब जबरदस्ती जो है ज्यादा टैक्स वसूलते थे। तो अब वहां पर एक राजकुमार शुक्ल थे। तो राजकुमार शुक्ल ने अपने प्रयासों से, जब गांधी जी आए, नाम सुना गांधी जी का कि इतने ऊंचे हस्ती हैं, तो गांधी जी को बुलावा भेजा राजकुमार शुक्ल ने। पूछा जाता है प्रश्न में कि गांधी जी को किसने बुलाया था चंपारण। तो राजकुमार शुक्ल ने अपने प्रयासों से गांधी जी को बुलाया और गांधी जी गए तो वहां आंदोलन कर दिया। और उस आंदोलन का नाम क्या हो गया? चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन कब शुरू हुआ? 1917 में। 1917 में चंपारण आंदोलन 1917 में राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी जी को बुलावा भेजा गया था, राजकुमार शुक्ल के द्वारा। अच्छा, जब गांधी जी वहां पहुंचे तो गांधी जी को अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा था, गांव में अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा था। बड़े प्रयासों के बाद में गांधी जी को गांव तक जाने दिया गया, चंपारण गांव तक जाने दिया गया। तो गांधी जी के कुछ सहयोगी भी थे। प्रश्न में पूछा जाता है कि गांधी जी के सहयोगी कौन कौन से थे चंपारण आंदोलन में। मुख्य नाम देखिए: महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर, मजहरुल हक और नरहरि पारिक। ये 6 लोग थे गांधी जी के सहयोगी।
तो वहाँ गांधी जी ने आंदोलन कर दिया तो मामला गया न्यायाधिकरण में। न्यायाधिकरण में मामला गया तो फिर सुनवाई हुई। गांधी जी ने कहा ये हमें बर्दाश्त नहीं है, जब किसान इस समय नील की खेती नहीं कर रहे हैं तो उसका टैक्स क्यों लिया जा रहा है। तो होते करते ये जो है मामला सफल हो गया। 25% वापस करना पड़ा अंग्रेजों को, 25% पैसा वापस करना पड़ा अंग्रेजों को, और गांधी जी का ये चंपारण आंदोलन हो गया सफल। तो गांधी जी से यहीं से और भारत में भी और मशहूर होने लगे गांधी जी। इनका पहला आंदोलन यही था गांधी जी का, चंपारण आंदोलन। क्रम से मैं बता रहा हूँ, परीक्षा में क्रम लगाने को भी आता है और परीक्षा में इन छोटी छोटी चीजों के भी पूछ सकता है। तो चंपारण आंदोलन अप्रैल 1917 किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ल ने। सहयोगी कौन कौन थे? सहयोगी महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर, मजहरूल हक और नरहरि पारिक, ये सब सहयोगी थे। और कितना वापस करना पड़ा अंग्रेजों को? 25% वापस करना पड़ा। गांधी जी का यह आंदोलन सफल हो गया। इस आंदोलन के तुरंत बाद ये पता चला कि अहमदाबाद में जब प्लेग फैल गया था, तो दूसरे आंदोलन की ये पृष्ठभूमि हम बता रहे हैं। पहला आंदोलन आपको हम बता चुके, चंपारण आंदोलन। याद रखिएगा, डेट भी लिख लीजिए, 1917। किसने बुलाया था गांधी जी को? कौन कौन सहयोगी थे? कितना वापस करना पड़ा अंग्रेजों को? ये सारी चीज देखते रहिए। 25% अंग्रेजों को वापस करना पड़ा। अब दूसरे आंदोलन की पृष्ठभूमि देखिए। अहमदाबाद में मिल मजदूर थे, तो चूंकि अहमदाबाद में जब प्लेग फैल गया तो सब लोग अपने घर जाने लगे। तो अंग्रेजों ने घोषणा की कि हम जो है आपको लगभग 70 से 80% तक हम आपको एक्स्ट्रा पैसे देंगे। प्लेग चूंकि फैला हुआ है और काम न रुकने पाए, इसलिए उन्होंने ऐसी घोषणा की। तो जो करना चाहते थे काम, तमाम किसान रुक गए कि पैसा ज्यादा मिल रहा है तो लाओ करें काम। तो किसान रुक गए और काम करने लगे। मिल मजदूर जो है रुक गए और काम करने लगे। उन्होंने पूरा काम किया। उसके बाद जब प्लेग समाप्त हो गया तो अंग्रेजों ने कहा कि हम जो है नहीं दे पाएंगे इतना। पहले तो घोषणा कर दी, उसके बाद जब प्लेग समाप्त हो गया, चूंकि सारे मजदूर आ गए, जब प्लेग समाप्त हो गया तब जब सारे मजदूर आ गए तो इन्होंने कहा अब हम नहीं देंगे। ठीक, तो मिल मजदूरों ने वहां हड़ताल कर दिया। अब ये बात जब गांधी जी को पता चली तो उनका माथा ठनका, तुरंत वो बैठ जाते थे धरने पे। उनका यही काम था उनका, इसीलिए वो मशहूर हुए थे। जब गांधी जी को पता चला इस चीज की तो वो गए वहां और अनशन पर बैठ गए और मजदूरों से ये कहा कि जो है आप जो है चलिए धरने पर बैठिए। तो गांधी जी गए, आंदोलन कर दिए और धरने पर बैठ गए। धरने पर जब बैठ गए, अनशन पर बैठ गए गांधी जी, तो फिर ये मामला न्यायाधिकरण में गया। अब तुरंत नहीं गया, लेकिन बहुत जो है कशमकश हुआ। उनको जो है बहुत प्रयास करना पड़ा। अनशन पर बैठ गए, खाना पानी छोड़ दिए, बहुत कुछ किया। फिर ये मामला न्यायाधिकरण पे गया। न्यायाधिकरण पे गया तो गांधी जी ने वहां कहा ये भी हमें बर्दाश्त नहीं है। जब इतना देने के लिए कहा गया था तो इतना दीजिए, लेकिन अंग्रेज नहीं मान रहे थे। होते करते दोनों के बीच का मामला निकला, यानी गांधी जी ने कहा 35% बोनस चाहिए तो चाहिए हर हाल में। 35% बोनस चाहिए तो चाहिए हर हाल में। किसान भी मान गए कि ठीक है 35% हमको चाहिए, हमको दे 35%। अंत में फैसला यही हुआ कि 35% बोनस अंग्रेजों ने दिया। मिल मालिकों ने, मिल मालिक जो थे वो अंग्रेज ही थे, तो उन्होंने 35% बोनस दिया। अतः गांधी जी का जो ये अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था ये भी सफल हो गया। गांधी जी और चर्चित, ये अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था। ये दूसरा आंदोलन था। क्रम से है साथियों, पहला था चंपारण आंदोलन 1917 में, दूसरा है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में, और तीसरा है खेड़ा आंदोलन जो गुजरात में है 1918 में। अच्छा, ये क्यों हुआ था? ये जो है खेड़ा आंदोलन किसानों से जबरदस्ती भूमि का लगान वसूला जा रहा था। किसानों से जबरदस्ती भूमि का लगान वसूला जा रहा था।
चूंकि लगान तो किसान पहले से ही दे रहे थे, देते आ रहे थे, उनको दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब उनकी फसल उस वर्ष नष्ट हो गई तब वो कहाँ से लगान देंगे, और जबरदस्ती उनको मारा जा रहा था, लगान वसूला जा रहा था। अब चूंकि दुखदाई बात तो है ही, जब फसल हुई ही नहीं तो कहाँ से लगान देंगे। अब ये चीज जब गांधी जी को पता चली, तुरंत वो हमेशा तैयार रहते थे कहाँ आंदोलन करना है, उनका यही काम था। तुरंत जब गांधी जी ने सुना, फटाक से वो सर्वेंट ऑफ सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया के सदस्य थे उस समय, विट्ठल भाई, उनको साथ में लिया और फटाक से पहुंच गया कहाँ, खेड़ा आंदोलन गुजरात। गुजरात पहुंच गए तो उन्होंने खेड़ा जो है एक जगह का नाम है, तो वहां उन्होंने आंदोलन कर दिया और उन्होंने कहा किसानों से कि लगान कतई नहीं देना है। चूंकि अब गांधी जी पहुंच चुके थे, बहुत बड़ी हस्ती हो चुके थे ये, इनका 2 आंदोलन पहले सफल हो चुका था, ठीक है। खेड़ा आंदोलन कर दिया उन्होंने, तो बहुत सारे लोग साथ में थे। कौन कौन साथ में थे? इंदू लाल थे और कुछ अन्य युवाओं को भी गांधी जी ने अपने साथ लिया, युवा लोगों को। इंदू लाल नाम दिया हुआ है, इंदू लाल याद रखिएगा। और कौन थे? विट्ठल भाई। विट्ठल भाई कौन थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया के सदस्य थे ये। तो विट्ठल भाई के साथ में गांधी जी पहुंचे खेड़ा और वहां कुछ युवाओं को साथ में लिया और इंदू लाल को साथ में लिया और गांव में गए वहां खेड़ा में और कर दिया अनशन। वो यही काम करते थे, तुरंत अनशन करवाना हो तो गांधी जी को बुलाओ फटाक से, यही काम था, उस समय की बात है। तो ये पहुंचे वहां विट्ठल भाई के साथ, इंदुलाल थे और तमाम युवा इनके साथ थे, बैठ गए अनशन पे। किसानों को इन्होंने भड़काया कि आंदोलन लगान मत देना। लगान नहीं दिया, आंदोलन बहुत देर तक आंदोलन कर दिया, बिल्कुल समझाने बुझाने के बाद भी तमाम अंग्रेज समझाने बुझाने लगे, क्योंकि उनको पता था कि गांधी जी ने आंदोलन कर दिया है तो जनता इनके साथ में है, कोई बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देंगे। समझाते बुझाते रहे लेकिन गांधी जी नहीं माने, आंदोलन इन्होंने कर दिया। उसके बाद इन्होंने इनको जो है एक गुप्त सूत्र से ये पता चला कि अंग्रेजी सरकार लगान उन्हीं किसानों से वसूल रही है जो देने के स्थिति में है, जो देने की स्थिति में नहीं है उनसे नहीं ले रही है। तब गांधी जी को जब ये पता चला, ये बात उनके दिमाग में गई, समझ में आया, तो उन्होंने इस आंदोलन को कैंसिल कर दिया। बहरहाल आंदोलन बहुत भयानक किया था उन्होंने। अगर ऐसा होता कि सबसे लिया जाता लगान तब वो आंदोलन नहीं छोड़ते, ये भी सफल बनाते, लेकिन उनको ये पता चला कि उन्हीं किसानों से लिया जा रहा है लगान जो देने की स्थिति में है, तब ये इन्होंने इस आंदोलन को कैंसिल कर दिया। ठीक है, ये इनके दिमाग की उपज थी, इन्होंने ये आंदोलन कैंसिल कर दिया। तो क्रम से देखिए, क्रम से गांधी जी के भारत आने के बाद पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन 1917, दूसरा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, तीसरा खेड़ा आंदोलन गुजरात 1918। तो हमने तो ऐसे याद किया है CAK, यानी अब हम इसको केक कहते हैं। अब आपको एक हम याद करने का थोड़ा सा ट्रिक बता रहे हैं कि CAK, C से चंपारण, A से अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और K से खेड़ा, ऐसे हमने याद किया है। तो क्रम से है ये 17, 18 और 18। ये 18 के शुरुआत में हो सकता है, 1-2 महीने बाद हो सकता है। तो जब क्रम लगाने के लिए आएगा तो आप पहले चंपारण लगाइएगा, बाद में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन लगाइएगा, उसके बाद में खेड़ा आंदोलन लगाइएगा। अच्छा, इसके बाद की एक घटना है, राउलेट एक्ट आ गया 1919 में। 1919 में राउलेट एक्ट आ गया 1919 में। अब इस राउलेट एक्ट क्या क्या मतलब है? राउलेट एक्ट एक ऐसा काला कानून था कि किसी भी भारतीय को बिना वकील, बिना दलील और बिना कोई सबूत के तुरंत उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल देना, यही था राउलेट एक्ट। और राउलेट एक्ट जो था, इसका एक और अधिकृत नाम था क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अपराध अधिनियम 1919। किसी भी भारतीय को उठा के तुरंत जेल में बंद कर देना, न कोई सबूत, न कोई गवाह, न कोई दलील, न कोई वकील। ठीक है, तो ये काला कानून था राउलेट एक्ट 1919 का। तो इस अधिनियम के हिसाब से किसी भी भारतीय को बिना किसी सबूत के, बिना किसी दलील के, बिना किसी वकील के उठा करके जेल में डाल देना, यही कानून था राउलेट एक्ट 1919 का। तो इसका एक दूसरा अधिकृत नाम है, कभी इसको भी पूछ दिया तो आप ध्यान में रखिएगा, क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अपराध अधिनियम।
क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अपराध अधिनियम 1919, क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अपराध अधिनियम 1919। तो जब ये गांधी जी तक पहुंचा ये बात, तो गांधी जी ने फिर अपना सर उठाया कि ये गलत बात है। भारत रक्षा कानून की अवधि समाप्त हो रही थी, इसलिए अंग्रेजों ने इसको लाकर थोप दिया 3 साल के लिए। पूछा जा सकता है कि रौलेट एक्ट जो 1919 में आया था वो कितने वर्षों के लिए आया था, तो वो 3 वर्षों के लिए आया था। इसका एक अधिकृत नाम क्या है? क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अपराध अधिनियम 1919। ये 3 वर्षों के लिए आया था। रौलेट एक्ट नाम था इसका, 1919 में आया था। ये चौथा। तो क्रम से लगाइएगा। जब गांधी जी ने इसको समझ में आया गांधी जी के, तुरंत उन्होंने धरना पे बैठ गए, वो आंदोलन कर दिए। ठीक है, ये भी गया न्यायाधिकरण में। और जब ये गया इसकी न्यायाधिकरण में, जब ये गया तो गांधी जी ने जब ये सुना तो वो तुरंत अभी तक तो ये अंग्रेजों के सपोर्ट में थे, लेकिन इस कानून के आने के बाद गांधी जी पहली बार अंग्रेजों के विरोधी हो गए और उन्होंने आंदोलन की एक तारीख तय कर दी, 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919 ये तारीख तय कर दी कि धरना और आंदोलन होगा इस डेट को। लेकिन उस समय जो है 10 अप्रैल को, चूंकि 10 अप्रैल को सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था और इसके उपलक्ष्य में लोग आंदोलन कर रहे थे। तो उस समय का जो जनरल था उसने क्या किया था, जनरल डायर ने, कि आंदोलन या सभा करने पर रोक लगा दी थी। इसलिए गांधी जी का ये असफल हो गया, ये आंदोलन या सभा नहीं कर पाए। 6 अप्रैल 1919 को आंदोलन या सभा नहीं कर पाए। तो मेनली यही पूछा जाता है कि इनका क्रम लगाइए। रौलेट एक्ट ध्यान रखिएगा 1919 में आया था। क्यों आया था? 3 साल के लिए आया था। ये इसलिए आया था कि बिना वकील, बिना दलील और बिना किसी सबूत के किसी भी भारतीयों को उठा के गिरफ्तार करके बंद कर देना। और एक कारण इसका और था आने का, भारत रक्षा कानून की अवधि समाप्त हो रही थी उस समय। तो ये नया अधिनियम आ गया था, रौलेट एक्ट 1919 का, 3 साल के लिए। तो आज हमने आपको बताया चंपारण अधिनियम, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, उसके बाद रौलेट एक्ट। तो ये चारों ध्यान में रखिएगा, क्रम से है। चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। चंपारण आंदोलन कब? 1917 में। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब? 1918 में। उसके बाद खेड़ा आंदोलन जो गुजरात में है, कब? 1918 में ही। लेकिन ये अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के बाद की घटना है ये। उसके बाद रौलेट एक्ट कब? 1919 में। ठीक है, तो इन चारों चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और मेरा आपसे ये विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। और बाकी लोगों से ये निवेदन है कि जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में शेयर भी करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें। और साथ साथ मेरा ये भी निवेदन है आप लोगों से कि पूरे क्लास का आप नोट्स डेली जो है बनाया करें। डेली नोट्स बनाया करें। जब भी क्लास देखें नोट्स बनाते चलें। और इन सब डेट्स को आप आराम से याद करे रहें। 17, 18 और 19 क्रम से है। ये क्रम से लगाने के लिए क्रम से आता है, इसलिए मैं बार बार क्रम का नाम ले रहा हूं और क्रम से ही मैंने इसको लिखा है। चंपारण आंदोलन 1917, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, खेड़ा आंदोलन गुजरात में 1918, फिर रौलेट एक्ट 1919। तो आज का क्लास साथियों यही खत्म करते हैं। अगले क्लास में हम रौलेट एक्ट के बाद की घटनाओं को क्रम से बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।